Hello, guys. This is Sarmad Amir. I hope you're doing well. Guys, let's start off with the second lecture of deformation of solids AS level physics. अच्छा, इस लेक्चर को आगाज करने से पहले ना I've got certain things that I want to discuss with you. सबसे पहले तो ये है कि एक दो ईमेल्स आई मेरी मुझे एंड दे वर आस्किंग यू सर के जो है प्रीवियस स्टूडेंट्स के सर के आपने जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल और जो है पॉलीमेरिक मटेरियल्स के बारे में नहीं पढ़ाया। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि दिस इज़ द सिलेबस ऑफ 2012। ठीक है, जून नवंबर 2012 तक का ये सिलेबस है। उस सिलेबस में वी यूज टू स्टडी demonstrate knowledge of the force extension graph for a typical ductile, brittle, and polymeric materials, including an understanding of ultimate tensile stress. So, yes, it was in the syllabus in 2012. And people who are that old are definitely टीचिंग दैट और जो है हर चीज़ उसमें है। ठीक है, पार्ट ऑफ सिलेबस था, मैं ये नहीं कह रहा किसी को, बट आई सीन स्टूडेंट्स जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं नोट्स में एंड देन जैसे कि सर आपने ये टॉपिक मिस किया है, बट ये 2012 के सिलेबस में था। अब क्या हुआ, नाउ दिस इज syllabus that was in 2025 and these basically are the topics that are removed in 2025 syllabus। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें कि जो टॉपिक रिमूव हुए हैं उन टॉपिक्स के अंदर, नाउ दिस दिस लुक एट दिस वेरी केयरफुली, कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है इन द सिलेबस कि सर topic removed in from 2025 demonstrate the knowledge of force extension graph for typical ductile, brittle and polymeric material including the understanding of ultimate tensile stress। तो ये टॉपिक 2015 के सिलेबस के बाद से रिमूव्ड है। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट फॉर माय ओन स्टूडेंट्स मैं ये बात रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि सिंस दिस टॉपिक वाज लाइक out of syllabus in 2025, somebody teaching that is like an extra knowledge that is not required। ठीक है, not saying it's wrong, just एक बात अपने बच्चों के लिए कि this teaching and this extra stuff is not part of our syllabus, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग इसको डिस्कस अपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में नहीं करते। मैंने कहा लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ है, इस बात से शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में वी डिड आर टॉपिक्स टिल डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, हमने फोर्स एक्सटेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट तक की वर्किंग को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। वी वुड स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। आज की महफिल का आगाज इस कॉन्सेप्ट से करेंगे कि इफ देयर इज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एंड we stretch it till limit of proportionality, this is the limit of proportionality, the point till which the spring obeys Hooke's law। प्रीवियस ईयर्स में वी यूज टू स्टडी, या हमें ये बात बताई जाती थी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाता है, बट ये केस नहीं है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद वी हैव गॉट एन अदर लिमिट दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। हाँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद स्प्रिंग हुक्स लॉ नहीं करता, बट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद स्प्रिंग हुक्स लॉ वाकई ओबे नहीं करता, बट अगर मैं स्प्रिंग को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करूंगा और डीलोड करूंगा तो इट वुड स्टिल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है दैट इज अ पॉइंट बियॉन्ड विच स्प्रिंग नो लॉन्गर ओबेज हुक्स लॉ। तो ये लास्ट पॉइंट है हुक्स लॉ के ओबे करने का। और जो है इसके बाद एक लिमिट आती है दैट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है आफ्टर विच द स्प्रिंग बिकम्स डिफॉर्म्ड। इलास्टिक लिमिट पॉइंट
after which spring becomes permanently deformed. permanent परमानेंटली डिफॉर्म का मतलब है कि स्प्रिंग के अंदर अब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। जब मैं फोर्स को हटाऊंगा तो स्प्रिंग अब अपनी ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आएगा, अब उसमें एक एक उसमें लेंथ का चेंज परमानेंट आ जाएगा। तो अगर मैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक स्प्रिंग को खींचता हूं वापसी आ जाता है, इलास्टिक लिमिट तक खींचता हूं वापसी आ जाता है। बट अगर मैं स्प्रिंग को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट खींचूंगा, अगर मैं स्प्रिंग को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट खींचूंगा, तो गाइज यू हैव टू रियलाइज दिस बात कि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जब मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो आफ्टर इलास्टिक लिमिट स्प्रिंग के अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। वो स्प्रिंग अब जब डीलोड होता है तो वो जीरो पे नहीं पहुंचता, इट हैज सम एक्सटेंशन विद इन इट, और इस एक्सटेंशन को हम परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, इससे पहले पहले इलास्टिक लिमिट से पहले पहले क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक आ जाता है, तो इस रीजन को इलास्टिक रीजन और इस एक्सटेंशन को या इस डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। बिफोर इलास्टिक लिमिट द एक्सटेंशन और द डिफॉर्मेशन इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन from which material can come back to its original length. और जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, दैट इज द डिफॉर्मेशन, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है वो ऐसी डिफॉर्मेशन है जिसके अगर बियॉन्ड में किसी चीज को खींच दूं तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज बेसिकली रेफर्ड टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। If material is extended beyond elastic limit, अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, मटेरियल एक्सटेंड हो जाए बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, देयरफॉर उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इट कैन नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड किसी चीज को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये रीजन प्लास्टिक रीजन कहलाता है, और ये डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है, फ्रॉम विच स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मूविंग ऑन, आज जो हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग। हम इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग आज करेंगे और जो है एक आध बेसिक क्वेश्चन करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसके क्वेश्चंस और इसके फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन बाय स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली कि जब भी कोई स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस होता है वो एनर्जी स्टोर करता है। इस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब भी कोई स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो वो एनर्जी स्टोर करता है, और जब छोड़ेंगे इट वुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। इस एनर्जी को हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी या वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तीन नामों से हम लोग इसको पढ़ते हैं। और इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वर्क एनर्जी पावर के साथ लिंक होगी भी आती है, दैट विल बी डिस्कसिंग इन अनदर लेक्चर, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस चीज़ को समझिएगा
there's an energy that is known as elastic potential energy, and that elastic potential energy is the energy that is stored in a spring because of compression or stretching. इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला है, इट इज रिटन एज हाफ टाइम्स फोर्स टाइम्स एक्सटेंशन. तो फोर्स एक्सटेंशन ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंस इट्स हाफ एफ एक्स, मैं अगर हुक्स लॉ वाला फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू के एक्स रखूं और ये के एक्स फोर्स की जगह पे पुट कर दूं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ के एक्स टाइम्स एक्स, दैट विड बी गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड. तो ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा. सो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बेसिकली हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा होता है, क्योंकि अगर मैं एरिया निकालूंगा इट्स अ ट्राइंगल हाफ एफ एक्स. बट जनरली भी याद रखिएगा कहीं से भी, क्योंकि हमें कभी कभी जो है एस्टिमेट भी करना होता है. तो एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स अस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव गॉट टू फॉर्मूलाज, नंबर वन हाफ एफ एक्स, नंबर टू हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड. तो एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स अस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट्स इट. अच्छा, चलें एक एग्जाम्पल करते हैं छोटी सी. A spring has a spring constant of 65 newtons per meter and is extended within limit of proportionality by 1.2 centimeters. Calculate the elastic potential energy stored in the spring. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा सर हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड है. वी हैव गॉट के वैल्यू दैट 65, but since extension is in centimeters we have to convert it in meters and then extension squared. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू 65 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वेयर. आपकी वैल्यू दैट विड बी 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 जूल्स. तो ये आपके पास जो है इसकी फिलहाल वैल्यू आ रही है. ठीक है, ये हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग में. यू कैन कॉल इट एज 4.7 मिली जूल्स अगर आपका दिल करे, बट सेम थिंग. अच्छा, तो ये हमारे पास सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट गिव्स अस द एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, एंड इसके बाद वी हैव गॉट सम कॉन्सेप्ट्स जो मैं आज की क्लास में नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. टुडेज लेक्चर इज जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग इस एनर्जी के ऊपर काफ़ी डिटेल में तस्करा करेंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं. स्टे ट्यून्ड. लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों से मुलाकात होती है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर गाइस.